अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे बच्चे, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चे, पास पेपर्स का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। जो पास पेपर्स की सीरीज है, इसके अंदर मेरा बेटा हम लोग करेंगे क्या, जो डिफरेंट एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज है, या ज्यादा अच्छा टर्म होगा, जो डिफरेंट हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं मेरे बच्चे, इन डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो पास पेपर्स हैं, ओरिजिनल पास पेपर्स, उनको मेरा बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा होगा कि जिसको इस बात की अहमियत का बताना जरूरी होगा कि इनका सॉल्यूशन कितना जरूरी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुके हैं जहां पर जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो आपने कोशिश करनी है, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखना है, जो टॉपिक उसमें बताया गया है उसको मेक श्योर करो कि आपने वो टॉपिक कवर किया हुआ हो, क्योंकि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, आगे पीछे का क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे बच्चे, इसमें हम नम्स के भी पास पेपर कवर करेंगे, सिंध की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी पास पेपर्स होंगे, पंजाब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, केपीके या खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे, सिमिलरली आजाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित, इन सब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे। आहिस्ता 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 चीजें अपलोड होती जाएंगी। साथ ही साथ मेरा बेटा, अगर आप कहीं पर भी फंसते हो फिजिक्स को लेकर, कि आपको लगता है कि यार मुझे फिजिक्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने मेरे बच्चे फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग, फिजिक्स का जो मेरा कंप्लीट कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने YouTube पर अपलोड की हुई है। कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग YouTube पर अपलोड हुई हुई है, क्लास 11 की और क्लास 12 की, डिटेल में पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। साथ ही साथ मेरे बच्चे, अगर आप फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में फंसते हो, केमिस्ट्री में या बायो में या इंग्लिश में या LR में, तो मेरे बच्चे आप हमारा एमडी कैट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इस कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाती है। अगर सिर्फ फिजिक्स मसला है तो सिर्फ फिजिक्स के लिए तो मेरे YouTube लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं पास पेपर की सीरीज। ऑल द वेरी बेस्ट। Question number 1. Karen, the physical quantity which produces angular acceleration in the body is? वो physical quantity जो किसी भी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करती है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मेरे बच्चे ये बात याद रखना कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब ये कहते हैं कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि बॉडी को आपके पास एक लीनियर मोशन के अंदर मूव करवाती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्सेलरेशन का, जो एंगुलर एनालिगस क्वांटिटी है वो कहलाती है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा? जो बॉडी को घुमा सकता है। और फोर्स की एनालिगस टर्म जो होती है एंगुलर मोशन के अंदर, उसे हम कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क को अगर हम डिफाइन भी करें तो कैसे करते हैं? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि आपके पास फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आता है, यानी कि वो इफेक्ट जो कि घुमा सके आपके पास, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपके पास टॉर्क। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी वजह से आती है? हमारे पास टॉर्क की वजह से आती है। ए फोर्स, बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी इंपल्स, सब गलत हो जाते हैं। करेक्ट हो जाता है हमारे पास ऑप्शन डी, torque. Moving on to next question. Question number 2. Karen, in dimension of angular momentum is, angular momentum की जो dimension होती है वो बतानी है हम लोगों ने कि क्या होती है। आइए देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपके पास बेटा MVR। सही हो गया सर। M होता है मास किलोग्राम, V होता है स्पीड मीटर पर सेकंड यूनिट, और R होता है रेडियस जिसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है जी, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकंड ऊपर आगे बन जाएगा सेकंड इनवर्स। आइए डायमेंशन लिखते हैं। 3 डायमेंशन होती है, मास, लेंथ और टाइम। मास की यूनिट किलोग्राम है, कितने केजी आ रही है सर? पावर 1, पावर 1 लिख दी। लेंथ कितनी आ रही है सर? पावर 2 मीटर का यूनिट, और टाइम का यूनिट सेकंड जो कि आ रही है -1। तो ये हो जाएगा M1L2T-1, M1L2T-1, विच इज ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन। Question number 3. If A is equal to B plus C and A, B, C scalar magnitudes of 5, 4, 3 unit respectively, then the angle between vector A and vector B is, vector A और vector B के दरमियान क्या एंगल होगा अगर A किसके बराबर है? B plus C के बराबर है।
ठीक हो गया। और ए बी सी जो है हमारे पास उनके मैग्नीट्यूड्स तीनों के बता दिए, कितने आपके पास 5 4 और 3। अब ए और बी के दरमियान का एंगल बताना है हम लोगों ने कि ये कैसे निकाला जा सकता है आपके पास। नाउ लेट्स सी, यहां पे मेरे बेटे अब हम यूज करेंगे आपके पास कोसाइन लॉ। अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ, अगर मुझे दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास हो जाता है cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाता है हमारे पास 2ab। आए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 का स्क्वायर दैट इज 25, बी की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ठीक हो गया सर जी। डिवाइड में कौन आ जाएगा 2a और b। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5 है, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है। इनको वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं अपने पास सिंपली। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं, इक्वेशन हो जाती है हमारे पास 16 माइनस 9 है तो 7, ये हो जाएगा आपके पास 32, और डिवाइड में आ जाएगा 2 5 10 एंड 10 4 40। डन हो गया सर। 4 के टेबल में देख लेते हैं, 4 8 32 एंड 4 10 40, ये भी हो गया सर। 2 के टेबल से देख लेते हैं, अब आपके पास ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4/5 के, जिसकी वजह से मुझे क्या लिख सकता हूं मैं कि थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 4/5 के। अब आओ देख लेते हैं cos इनवर्स 4/5 किसमें लिखा है, सो दैट इज एन ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक हो गया सर जी। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं पहले समझते हैं थोड़ा सा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग कहते हैं कि जब आपके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी वाली रेडिएशन हिट करती है एक मेटेलिक सरफेस को, तो कितनी स्पेसिफिक एनर्जी वाली, इतनी स्पेसिफिक एनर्जी वाली कि उसकी एनर्जी जो है, उसकी एनर्जी आपके पास एक मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी उसके ऊपर लगानी पड़ती है उस एनर्जी से ज्यादा हो, और उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। जिसका मतलब आपके पास आपकी एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से। एक फोटोन की एनर्जी को हम लोग एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू नॉट के, जिसमें न्यू नॉट आपके पास होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो कि कम से कम आपने एक रेडिएशन की रखनी है और उसको इंसिडेंट करवाना है मेटल सरफेस पे, ताकि वो मेटल सरफेस क्या कर सके, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल सके। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एच से एच को कैंसिल कर देता हूं तो इसका मतलब मेरी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ए कह रहे फोटो इलेक्ट्रिक effect occurs only when the frequency of incident light, very good sir, new, is greater than the threshold frequency। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट occurs only when the frequency of incident light is greater than the threshold frequency। डन हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ एट अ डिस्टेंस ऑफ 37 मीटर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक पार्टिकल है जो कि आपके पास कहां से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट ओ से स्टार्ट कर रहा है, और वहां से आपके पास उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, अगर हम देखें उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया भाई आपके पास 37 मीटर्स। डन हो गया सर आपके पास। कह रहे इट मूव्स फॉरवर्ड, इस पॉइंट के बाद उसके बाद वो क्या करता है कि आपके पास इसके आगे फॉरवर्ड करता है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है आपके पास 64 मीटर्स मोर कवर कर लेता है। डन हो गया। पहले उसने कितना कवर किया आपके पास 37 मीटर्स, देन उसने कितना कवर कर लिया आपके पास 64 मीटर्स, और उसके बाद वो रुक जाता है। कहना व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने सर, 37 प्लस 64। सिंपल सवाल है, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये दोनों जब प्लस हो जाएंगे आपके पास तो आंसर आ जाएगा 101 मीटर्स, विच इज सर ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद काइनेटिक एनर्जी के। एक पार्टिकल है आपके पास जिसको आपने कितनी काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट कर दिया, आपने के काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया। ठीक हो गया। यहाँ पे जो के होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम, एंड लेट्स से कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, तो ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर। अब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, यार एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अच्छा सर सही है, थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्रीज है। डन हो गया। कह रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। नॉर्मली सर हमें जो याद रखना चाहिए वो क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो चुका होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वी नॉट एक्स का स्क्वायर प्लस वी नॉट वी वाई का स्क्वायर। मजे की बात, वी नॉट एक्स की जगह तो हम वी नॉट कॉस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन वी वाई की जगह क्या लिखेंगे, जीरो, और दोनों पे क्या लग जाएगा आपके पास स्क्वायर, और ओवरऑल क्या लग जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। डन हो गया सर। आइए सॉल्व करते हैं, जीरो का स्क्वायर तो खत्म, वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos 60 का
होल स्क्वायर, और ये दोनों किसमें हमारे पास चल रहे रूट में। अब मजे की बात, स्क्वायर से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया वी नॉट कॉस 60। कॉस 60 आपके पास बेटा बराबर होता है 1/2 के। इसका मतलब हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो चुकी है। आओ अब जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो वी है आपके पास, वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन 2 का होल स्क्वायर। डन हो गया सर, आपके पास वी नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर है ना यार, तो ये जो 2 का स्क्वायर है, और जरा इसको भी थोड़ा सा देख लें कि ये कैसे चलेगा। अब इसको चलाने के लिए मैंने क्या करा, आपके पास वी नॉट का स्क्वायर लिखा और 1/2 का स्क्वायर 1/4 था, उसको बाहर कर दिया। मजे की बात, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी ना, तो ये छिड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 4 गुना कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी के का। आए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके पास, कह रहे हैं भाई उतनी रहेगी, गलत। आधी हो जाएगी, गलत। सर ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे पास कि ये 4 गुना कम हो जाएगी आपके पास। ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे हैं अ बुलेट ऑन पेनिट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर इनटू इट्स टारगेट। एक बुलेट है जो कि एक टारगेट में पेनिट्रेट कर गई है। ठीक हो गया, ये टारगेट आ गया कोई, ये बुलेट आपके पास इसमें पेनिट्रेट कर गई है। अब जब इसने 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर लिया, 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर लिया, तो अपनी 50% वेलोसिटी लूज कर दी। मुझे नहीं पता उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मैं मान लेता हूं एंटर होते हुए v थी, और इस पॉइंट पे उसने 50% वेलोसिटी लॉस कर दी है, आधी रह गई है, तो कितनी हो गई, 0.5 v हो गई है। कह रहे व्हाट एडिशनल डिस्टेंस विल इट पेनिट्रेट इनटू द टारगेट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। और कितना डिस्टेंस ये पेनिट्रेट करेगी कि इसकी स्पीड कितनी हो जाए भाई, 0 मीटर पर सेकंड हो जाए। डन हो गया सर। तो सर यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया पॉइंट, और ये सी हो गया। तो जब हम लोग ए बी पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, v के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी मजे की बात किसके बराबर है, 0.5 v के बराबर है। और डिस्टेंस कितना कवर करा उस बॉडी ने आपके पास, 30 सेंटीमीटर कवर किया सर, जिसको मीटर्स में ले जाए तो ये 0.3 मीटर्स हो जाएगा आपके पास। डन हो गया। अब निकालना क्या, यहां से काम करते हैं, अपनी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि यही एक्सेलरेशन अगले वाले पार्ट में भी काम आएगी। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। v हमारे पास आ गई 0.5 v। ठीक हो गया सर, उस पर स्क्वायर लगा दिया। माइनस u कितना है, v का स्क्वायर है, डिवाइड में कौन आ गया, 2 इंटू 0.3 जो कि हो जाएगा 0.6। तो सर ये हो जाएगा आपके पास 0.25 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 0.6। डन हो गया आपके पास। आगे देखते हैं भाई एक्सेलरेशन निकल के कितनी आ रही है एक्चुअली। तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आ रही है सर, ऊपर बच जाएगा हमारे पास माइनस का 0.75 v स्क्वायर डिवाइड में क्या बच जाएगा हमारे पास 0.6। तो पॉइंट ने आपके पास जब एक पॉइंट को काटा तो ऊपर से नीचे की वजह से हमारे पास एक डिजिट लग जाएगा नीचे, ये हो जाएगा आपके पास 75/60। डन हो गया सर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपके पास, देखिएगा। देखिए अब आपके पास अगर आपने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम 15 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 5/4 बच गया, ये हो जाएगा सर आपके पास माइनस 5/4 जो है, 5/4 मेरे बेटे बराबर होता है आपके पास 1.25 के। तो 1.25 का v स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है। ये 1.25 v स्क्वायर का हम करेंगे क्या, ये डिसलेशन आ गई। अब हम लोग चलते हैं वापसी B2C पॉइंट की तरफ। अब देखो B2C पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.5 v, फाइनल कितनी है 0, डिस्टेंस कितना है वही तो निकालना है सर, और पता है कि अब हमें एक्सेलरेशन पता है। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ चुकी है, डिसलेशन एक्चुअली डिसलेशन हमारे पास आ चुकी है माइनस का 1.25, और आगे आ जाएगा आपके पास सिंपली क्या, v स्क्वायर। डन हो गया सर, वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं ना सिंपली अपने पास। अब जो डिस्टेंस हम लोगों ने निकालना है, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। फाइनल वेलोसिटी अंडा हो चुकी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0.5 v का होल स्क्वायर, सही है सर, v तो लिख दें, ये लिख देते हैं अभी। ये आ जाएगा आपके पास 0.5 v का होल स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है आपके पास, एक्सेलरेशन सर हमने निकाली है माइनस 1.25 v स्क्वायर। डन हो गया। ऊपर देखो ये हो जाएगा माइनस 0.25 v स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1.25 का डबल जो होता है आपके पास, ये बराबर होता है 2.50, नीचे भी v स्क्वायर है, v स्क्वायर ने v स्क्वायर को काटा। डन हो गया सर, आपके पास माइनस ने माइनस को काटा, ये 1 और ये 10 हो जाएगा, 1/10 बराबर होता है 0.1 के, यूनिट लग जाएगा मीटर। सेंटीमीटर्स में तो सारे आंसर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि फर्दर कितना मूव करेगी हमारी बुलेट, 10 सेंटीमीटर मूव करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, 30 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर। डन हो गया, एक स्प्रिंग है जिसको मैंने कितना स्ट्रेच करा भाई, आपके पास सिर्फ अभी 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करा, ठीक है जी। तो जब ये 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो गया आपके पास, तो ये कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच होने के ऊपर उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, ई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे होता है बेटा आपके पास हाफ
kx², जिसमें x होती है डिस्प्लेसमेंट। डन हो गया सर। अब कह रहे हैं व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर मोर, यानी कि अब जो स्प्रिंग है आपके पास वो हमने कितना स्ट्रेच कर दिया भाई, 20 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया। तो इसका मतलब आपके पास अब जो डिस्प्लेसमेंट हो गई है कवर, वो पहले के मुकाबले में डबल हो गई है। जी सर डबल हो गई है। तो मैं यहाँ पे x की जगह 2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, देखें 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकाल दिया, 1/2 kx² वहीं के वहीं रह गया, और ये बराबर थी ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो जब सर ये ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी आपके पास, तो सर यहां से तो फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि अब जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो पहली वाली के मुकाबले में 4 गुना हो गई है, यानी कि 2 गुना नहीं हुई, क्या हो चुकी है आपके पास, ऑप्शन बी 4 गुना हो चुकी है आपके पास। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज L1। ठीक है जी, सन से लेके जो अर्थ का हमारा डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कह दिया कितना भाई, L1 है। ठीक हो गया। इफ अर्थ 1 ईयर ऑफ द अर्थ इज डी डेज, ठीक है, देखो अर्थ पूरा सन का चक्कर लगाता है, हम लोगों को मालूम है, पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, इसको हम एक साल कहते हैं। वो साल का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को ये कह रहे हैं कितना ले लो भाई, डी डेज ले लो। डन हो गया सर। 1 ईयर ऑफ अनदर प्लेनेट हुज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज L2, एक और प्लेनेट है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा है, उसका एवरेज डिस्टेंस कितना है भाई, सन से L2 है। अब बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है जी, उसका टाइम पीरियड बताना है हम लोगों ने। ठीक हो गया सर। देखिए मेरे बच्चे, आपके पास जो टाइम पीरियड होता है, ये ऑर्बिटल मोशन का टाइम पीरियड होता है, उसका रिलेशनशिप कुछ इस तरह से होता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के, वेयर रेडियस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ठीक है जी। अब यहां से अगर मैं फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करता हूं तो अर्थ के लिए क्या बन जाएगा भाई, डी स्क्वायर हो जाएगा सर ये, और किसके बराबर हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एल क्यूब के, क्योंकि सॉरी L1 के क्यूब के। सवाल में कह रहे हैं कि यार L1 है और टाइम पीरियड कितना है, डी है। अगर मैं इस प्लेनेट के लिए लिखता हूं तो मैं कह देता हूं इस प्लेनेट के लिए भाई ये हो जाएगा आपके पास डीपी, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट इन डेज। ठीक हो गया। इसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास किसके, L2 के क्यूब के। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का आपके पास रेशियो निकाल लूं, सही आओ निकालते हैं इसका रेशियो क्या बनेगा। जब आप इसका रेशियो निकाल लोगे तो ये हो जाएगा सर आपके पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीपी स्क्वायर, सही जी, बराबर हो जाएगा सर आपके पास L1 क्यूब डिवाइडेड बाय L2 क्यूब। मजे आ गया सर। अब यहाँ पे डीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डीपी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो रहा है, L2 का क्यूब डिवाइडेड बाय L1 का क्यूब, और आगे आ जाएगा हमारे पास डी का स्क्वायर। मजे की बात, मुझे सिर्फ डी चाहिए, डीपी चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे दोनों साइड्स पे क्या लगाना पड़ जाएगा, रूट। रूट लगा दिया सर। तो प्लेनेट के ऊपर वो जो दूसरा प्लेनेट गिवन है उसके ऊपर टाइम पीरियड कितना निकल के आ गया, आए देखते हैं। ये डी तो स्क्वायर से रूट से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया सर। अंदर रह गया आपके पास L2 ओवर L1, जिनके ऊपर था होल क्यूब, सही, होल क्यूब आ गया, और रूट भी लगा हुआ था। उस रूट का 1/2 आया, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो पावर हो गई L2 ओवर L1 3/2। ठीक हो गया सर जी। अब ढूंढते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, तो सर ये आपके पास ऑप्शन 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 बन गया आपके पास पावर में। ये ऑप्शन है L2 ओवर L1 इंटू 3 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय डी डेज। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। Moving on to question number 10, can the point at which an applied force produces linear motion but no rotatory motion, linear motion तो करे मगर rotatory motion ना करे, मिड पॉइंट। नॉर्मली मिड पॉइंट को हम लोग फिजिक्स के अंदर मेरे बच्चे आपके पास किसी बॉडी का सेंट्रल पॉइंट नहीं मानते। हमेशा याद रखना है किसी भी बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट होता है आपके पास, उस सेंट्रल पॉइंट को हम लोग ये कहते हैं कि जहां पे सारा मास लाई कर रहा हो, ठीक है, और उसे कहा जाता है आपके पास सेंटर ऑफ मास। तो जब भी ये बात याद रखिएगा कि हम किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे जब हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी आपके पास आगे तो बढ़ सकती है, आगे तो बढ़ सकती है, लेकिन यहां से वो रोटेट नहीं कर सकती, क्योंकि रोटेट करने के लिए मेरे लिए लाजमी हो जाएगा, रोटेट करने के लिए मेरे लिए लाजमी हो जाएगा कि मैं सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस तो रखूं ताकि टॉर्क प्रोड्यूस हो, क्योंकि टॉर्क के लिए हमें मोमेंट आर्म चाहिए होता है, मोमेंट आर्म ही नहीं होगा तो आपके पास रोटेट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पे अगर कोई फोर्स लग रही है, सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स लग रही है, तो उसके अंदर कोई भी रोटेटरी मोशन नहीं आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन आए लेकिन रोटेटरी ना आए। कौन सा पॉइंट होगा वो सर, वो हो जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे हैं व्हेन अ सर्टेन मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट। ठीक हो गया, एक मेटल सरफेस है जिसको हम लोगों ने लाइट से इल्यूमिनेट किया आपके पास। आगे कह रहे हैं विथ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी v, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी बता दी आपको कितनी है भाई, v है। कह रहे हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज v नॉट। अब इस पूरे सिस्टम के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, v नॉट है। कह रहे हैं आपके पास व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी v/2। डन हो गया, यानी कि पहले सर मैंने आपके पास उस सरफेस को जिस लाइट से इंसिडेंट करवाया था उसकी फ्रीक्वेंसी थी v, और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था आपके पास, v नॉट था। डन हो गया। तो सर अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके पास वर्क फंक्शन जो है ये बराबर होता है अप्लाइड एनर्जी माइनस
काइनेटिक एनर्जी जो कि बराबर होती है ईवी नॉट के, जिसमें वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास। अच्छा, अब ये कह रहे हैं इसी सरफेस को उठाया मैंने, इसी सरफेस को, और इस पे अब जो मैंने आपके पास लाइट फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट करवाई वो थी v/2, जिसकी वजह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे मिला वो हो गया v नॉट डिवाइडेड बाय 4। डन है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी सर? अब इक्वेशन अगर हम लोग देखें आपके पास तो कैसे लिखी जाएगी? देखो पहले केस में क्या लिखी जाती, फाइव नॉट वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू नॉट के, ये हमने पीछे भी देखा था। एनर्जी बराबर होती है सर आपके पास किसके? एच न्यू के। सही हो गया। माइनस में कौन आ जाएगा हमारे पास? ईवी नॉट। दूसरे वाले के लिए लिखते हैं। दूसरे वाले के लिए जब लिखेंगे तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी आज देखिए। इस वाले के लिए इक्वेशन आपके पास बन जाएगी एच न्यू नॉट तो एज इट इज रहेगा अपनी जगह पे। सही है। एच न्यू जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है सर, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो चुकी है हमारे पास? न्यू डिवाइडेड बाय 2। डन हो गया। और जो आपके पास अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है तो वो आपके पास हो जाएगी हमारे पास वी नॉट डिवाइडेड बाय 4। ये भी सही हो गया आपके पास। अब अगर हम देखें, मैं एक काम ये करता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो दोनों इक्वेशंस आपको नजर आ रही है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर इनको गौर से देखें तो इन दोनों की लेफ्ट साइड्स बराबर है। जी हाँ सर, बराबर है। अगर लेफ्ट साइड्स बराबर है तो इसका मतलब इनकी राइट साइड्स भी बराबर होंगी। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब इसकी जो राइट साइड है एच न्यू माइनस ईवी नॉट, ये बराबर हो जाएगी आपके पास इसकी राइट साइड के, जो कि हो जाएगी आपके पास एच न्यू डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई वी नॉट डिवाइडेड बाय 4। डन हो गया सर आपके पास, यहां तक की बात समझ में आती है। अब यहां से हम लोग ये कर सकते हैं कि हम एच न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये वहां जाके माइनस हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाय 2, और ईवी नॉट वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपके पास ईवी नॉट माइनस ईवी नॉट डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया सर जी। अब देखो एक में से आधा निकाल दोगे तो आपके पास यहाँ पे एक में से आधा निकालने की वजह से क्या बच जाएगा? एच न्यू अपॉन 2 बच जाएगा। और यहाँ पे एक में से एक चौथाई निकाल दोगे तो ये बच जाएगा 3/4, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ईवी नॉट। डन हो गया। 2 1 2 2 2 4 हो गया। तो एच न्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3/2 ईवी नॉट। क्या फायदा हुआ ये निकालने का सर? हमें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी ना सर। आपने पीछे बताया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर होती है अप्लाइड एनर्जी माइनस ईवी नॉट के। अप्लाइड एनर्जी होती है एच न्यू माइनस ईवी नॉट के। मजे की बात, एच न्यू खुद किसके बराबर है? 3/2 ईवी नॉट के। माइनस कौन हो रहा है? ईवी नॉट। एलसीएम ले ले सर, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 ईवी नॉट माइनस 2 ईवी नॉट। तो सर ये हो जाएगा आपके पास सिंपली ईवी नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो वर्क फंक्शन किसके बराबर आ गया? ईवी नॉट डिवाइडेड बाय 2। नाउ लुक एट द ऑप्शंस। अच्छा जी, ईवी नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब इन्होंने पूछा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। अच्छा भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता देते हैं, कोई मसला नहीं है भाई आपके पास कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ रही है। सर अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखते हैं आपके पास, यार क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हेन अ सर्टेन मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक हो गया वी। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एक सर्टेन मेटल सरफेस है, इसके ऊपर जो लाइट हमने इंसिडेंट करवाई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? वी, जिसकी वजह से उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कह रहे हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज वी नॉट। उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट। डन हो गया सर। इसकी जरा एक काम करते हैं, वर्क फंक्शन की इक्वेशन बनाते हैं। वर्क फंक्शन बराबर होता है आपके पास ई माइनस ई वी नॉट के। डन हो गया सर जी। अब वर्क फंक्शन जो है आपके पास, वर्क फंक्शन की अगर इक्वेशन हम देखते जाए साथ साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास ई की जगह क्या आ जाएगा? एच न्यू माइनस ई वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? ई वी नॉट एज इट इज, क्योंकि इन्होंने वी बोली इसकी फ्रीक्वेंसी और वी नॉट बोला इसका आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। डन हो गया। बल्कि सर आप कंफ्यूज ना हो जाए तो इसलिए आपके पास इस न्यू की जगह वी ही लिख देते हैं क्योंकि सवाल वी कह रहा है। अच्छा, कह रहे हैं इसी मेटल सरफेस के साथ व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी v/2। अब जो इसको फ्रीक्वेंसी मिली है वो कितनी मिली है भाई? v/2 मिली है, जिसकी वजह से अब जो इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? v0/4 हो जाएगा। डन हो गया सर। कह रहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज, आप ही बताइए कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अच्छा जी सर, निकाल लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपके पास। देखिए बेटा, अब यही इक्वेशन जब आपके पास इस वाले पॉइंट के लिए लिखी जाएगी तो क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा? h। फ्रीक्वेंसी अब कितनी है? v/2 माइनस ई। पोटेंशियल कितना है अब हमारे पास? v नॉट डिवाइड बाय 4। मजे की बात, दोनों टाइम्स में वर्क फंक्शन तो सेम होने वाला है ना। जी सर, वो तो सेम होने वाला है। तो अगर वर्क फंक्शन सेम होने वाला है इसका मतलब लेफ्ट साइड इक्वल है इक्वेशंस की दोनों, तो राइट भी इक्वल होगी। तो कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। ये हो जाएगा एच वी माइनस ई वी नॉट बराबर हो जाएगा एच वी अपॉन 2 माइनस ई वी नॉट डिवाइडेड बाय 4। डन हो गया सर। ये वाले जाते हैं, ये वाले जाते हैं। एच वी माइनस एच वी अपॉन 2, ये रह जाएगा एच वी अपॉन 2, और ई वी नॉट वहां जाके प्लस हो जाएगा ई वी नॉट माइनस ई वी नॉट अपॉन 4। ये हो जाएगा सर आपके पास 3 ई वी नॉट डिवाइडेड बाय 4। सही हो गया। 2 1 2 आ गया, 2 2 4 आ गया। तो यहाँ से ई वी नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास? ये निकल के आ गई हमारे पास 2 एच वी डिवाइडेड बाय 3।
सही है सर जी। अब हमें तो सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला सवाल में। अब इसको उठा के किसी भी आपके पास वर्क फंक्शन की इक्वेशन पुट कर दो। ये वाली आसान है, मैं इसमें कर देता हूँ। तो वर्क फंक्शन जो है वो किसके बराबर था? एच वी माइनस ईवी नॉट। ईवी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2hv डिवाइडेड बाय 3। डन हो गया सर। एलसीएम 3 आ गया आपके पास, हो जाएगा 3hv माइनस 2hv। डन हो गया सर जी। तो फाई नॉट खुद बराबर होता है सर आपके पास एच वी नॉट के। डन हो गया। 3 माइनस 2 हो जाएंगे एच वी ओवर 3। सही है सर, एच से एच कैंसिल हो गया। तो यहां से आपके पास क्या बन गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अब आ चुका है वो सॉरी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अब आ रही है हमारे पास, वो कितनी आ रही है हमारे पास? v/3। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी का 3 गुना कम। डन है सर जी, यहाँ पुट करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सॉरी, v/6 नहीं सर, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, v/3। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। Can I let L be the length and D be the diameter of cross section of a wire? Wires of the same material with different length and D are subjected to the same tension along the length of the wire. In which of the following cases the extension of the wire will be maximum? आइए निकालते हैं किसमें होगी एक्सटेंशन मैक्सिमम। देखिए बेटा, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है आपके पास FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। डन हो गया सर। यहाँ से डेल्टा L निकाल लेते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। डेल्टा L का फॉर्मूला बन जाएगा FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा Y। सही है सर जी। अब देखिए आपके पास यहाँ पे अगर थोड़ा सा और ओपन करें, FL एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सही है जी। और आगे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई। क्यों लिख रहे हैं सर? गलती, कोई बात नहीं, गलती से हो गया था। वाई है सिर्फ यंग मॉडुलस है, दोबारा कर लो यार। ये लो, ये आ गया यंग मॉडुलस आपके पास। अच्छा जी सर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4FL डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर और आगे आ जाएगा यंग मॉडुलस। आओ जरा देखो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है। सवाल कह रहा है टेंशन सेम लग रही है दोनों पे। सवाल क्या कह रहा है? दोनों पे टेंशन क्या लग रही है? सेम लग रही है। 4 तो पैदाइशी कांस्टेंट है, टेंशन भी कांस्टेंट हो गई। अच्छा जी, बोल ले। अच्छा, लेंथ डिफरेंट है और डी डिफरेंट है, सिर्फ लेंथ डिफरेंट है और डी डिफरेंट है, तो पाई और वाई भी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एल ओवर डी स्क्वायर के। तो अब जिसके लिए एल ओवर डी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी निकलेगी उसके लिए डेल्टा एल यानी कि एक्सटेंशन की वैल्यू बड़ी निकलेगी। आओ अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? 200 लेंथ है और डी स्क्वायर हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपके पास सर 200 डिवाइडेड बाय 0.25। मजे की बात, पॉइंट काटूंगा ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। 25 1 25, 25 8 जा 8 200 और ये हो जाएगा 800। डन हो गया सर। बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी में कह रहे हैं 300 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। सर ये तो 300 ही आ गया आपके पास। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी कह रहा है 50 डिवाइडेड बाय 0.05 को अगर मैं ऐसे लिख लूं 5 एक्सपोनेंट माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी सर यहाँ पे। अच्छा जी, ये बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 25 और एक्सपोनेंट माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 4 बन जाएगा। तो 25 1 से 25, 25 2 से 50, ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 4, यानी कि सर ये हो जाएगा 20,000, जो कि अभी तक के ऑप्शन में सबसे बड़ा यही है। डी भी देख लेते हैं एक दफा। डी में कह रहे हैं आपके पास लेंथ कितनी 100 है, ठीक है, और डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर आपके पास बन जाता है मेरे बेटे 0.04। सही हो गया सर जी। 0.2 का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास 0.04। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 0.04, पॉइंट कटा ऊपर 2 जीरो लग गया। 4 1 से 4 होता है, 4 25 से 100 होता है, तो ये हो जाएगा 2500। तो अभी तक सर 800, 300, 20,000 और 2,500, सबसे बड़ा आंसर ऑप्शन सी में आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किस में हो जाएगी हमारे पास? सॉरी, ऑप्शन सी के अंदर सबसे ज्यादा एक्सटेंशन हो जाएगी हमारे पास किसमें? ऑप्शन सी के अंदर। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये आ गया वो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कितने डिस्टेंस पे रखा है? x डिस्टेंस पे रखा है। फ्रॉम द पोल गिव्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। कितनी मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है? 3 टाइम्स बना रहा है। सही, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो x है, इसलिए ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस कितना हो चुका है अब हमारे पास? यहाँ पे 3x हो चुका है। इमेज डिस्टेंस कितना हो चुका है भैया? 3x हो चुका है। डन हो गया सर जी। अगर इमेज डिस्टेंस 3x हो चुका है तो आइए जरा यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन हमारे पास होती है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हो जाएगा 1/p, p तो आपके पास x है और q क्या हो जाएगा? सॉरी, q हो जाएगा हमारे पास 1/3x, क्योंकि सवाल में अभी हम निकाल के आ चुके हैं कितना है? 1/3x है। डन हो गया सर। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3x, ये बन जाएगा 3 + 1। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई? जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ से 3x डिवाइडेड बाय 4। डन हो गया सर। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं if it is moved to a distance x plus 5 centimeter the magnification of the image becomes 2। अगर मैं आपके पास इसी ऑब्जेक्ट को इसी कॉनकेव मिरर से
x प्लस 5 सेंटीमीटर दूर कर देता हूं, तो अब जो मैग्निफिकेशन होती है वो कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। यानी कि अब जो q अपॉन p हो जाता है वो 2 हो जाता है। यानी कि अब जो q अपॉन x प्लस 5, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x प्लस 5 है, वो 2 हो जाता है। तो q की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब निकालते हैं फोकल लेंथ की वैल्यू। देखिएगा, अब लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन पी। पी हमारे पास कितना है, x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन क्यू। क्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5। मजे की बात सर, एलसीएम तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5। सही है, यहां लग जाएगा 2, यहां लग जाएगा 1। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, रेसिप्रोकल कर दें, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए फोकल लेंथ की एक इक्वेशन यहां से बनी, एक इक्वेशन यहां से बन गई। डन हो गया, इक्वेशन बन गई आपके पास। सवाल क्या पूछ रहा था, बोलने द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ। पहले मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेता हूं। कंपेयर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास भैया, ये हो जाएगा सर 3x अपॉन 4 बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 के। डन हो गया सर। अब यहाँ पे x के लिए सॉल्व करना है मुझे इक्वेशन को। ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा आपके पास 4 2 जा 8x प्लस 4 2 जा 8 इंटू 5 प्लस 40। डन हो गया सर जी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फली x 8x में आ जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 8 ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर आ गई। डन है सर जी। हमें तो फोकल लेंथ निकालनी थी और फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ का पहला वाला फॉर्मूला क्या, 4x अपॉन 3। पुट कर दो यहाँ पे, 4x है 40 डिवाइड में कौन आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है जी, आपके पास जस्ट अ सेकेंड, 3x अपॉन 4 है सर, 4x अपॉन 3 नहीं। चलो लो, एक चीज सही करनी है यार, एरर हो गई। ये लोग कर देते हैं, ये हो जाता है 3x अपॉन 4। तो ये हो जाता है 3x अपॉन 4 1 4 4 10 40। आंसर कितना आ गया फोकल लेंथ का सर, 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ रही है 30 सेंटीमीटर। और ढूंढ लें 30 सेंटीमीटर कहीं लिखा हुआ है तो, जी सर लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे 22320 कैलोरी हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम and latent heat of vaporization is 540 calorie per gram, the final amount of water thus obtained and its temperature respectively are। अब निकालना स्टार्ट करते हैं। जो टोटल हीट दी हुई है उससे चेक करते हैं भाई क्या होगा। मेरे पास बर्फ है, ठीक है, ये बर्फ का एक क्यूब आ गया, ठीक है, 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का बर्फ का क्यूब है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। इसको हमने हीट दी, तो सबसे पहले तो ये मेल्ट होगा। तो इसको मेल्ट होने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, मेल्टिंग के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और देखते हैं वो कितनी होगी। वो होता है सर आपके पास MLF। मास कितना है इसका, 100 ग्राम्स है। इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है बेटा आपके पास, 80 है। तो ये हो जाएगा सर आपके पास 8000 कैलोरी तो यहाँ लग गई। तो रिमेनिंग कितनी बच गई हीट हमारे पास, आए देखते हैं। रिमेनिंग जो हीट बच गई हमारे पास सर, वो बच गई 22,320 कैलोरीज थे। उसमें से 8,000 का जाया हो गए, जाया नहीं हो गए, काम में आ गए। तो ये बच जाएंगे हमारे पास 14,320 कैलोरीज। डन हो गया। अब ये वाली कैलोरीज क्या काम करेंगी सर, ये इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगी। कहां से कहां तक, ये इसको 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक हीट करेंगी। तो अब इस दौरानिये में जो हीट लगेगी आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T। मास कितना है 100, सी की वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है जी, कैलोरीज में। तो आपके पास ये 1 आ जाएगी। डेल्टा T की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, 100। तो सर 100 इंटू 100 ये हो जाएगा सर आपके पास 10,000 कैलोरीज, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग बची वो कितनी बच गई, वो भी देख लेते हैं सर यहाँ पे। अब जो हमारे पास रिमेनिंग बच गई, उस रिमेनिंग के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो यहां से जो रिमेनिंग बच गई आपके पास, ये हो जाएगी सर हमारे पास 14,320 माइनस 10,000, ठीक है। यानी कि बच गई हमारे पास 4,320 कैलोरीज बच गई। अब ये क्या करेंगी, ये इसको आपके पास भैया ये वेपराइज करवाएंगी। डन है सर। जब ये वेपराइज करवाएंगी तो वेपराइज करने में जो हीट लगती है उसका फॉर्मूला होता है Q MLV। डन हो गया सर, आपके पास MLV होता है। लेकिन मजे की बात, बची सिर्फ 4,320 कैलोरी हीट है। अब 4,320 कैलोरी हीट बची है, 1 ग्राम को वेपराइज करने के लिए कितनी चाहिए होती है, सवाल में बताया हुआ है। LV की वैल्यू कितनी है, 540 है। देखो यहाँ पे गिवन है ना ये 540 वैल्यू, तो ये 540 वैल्यू गिवन है। तो अब मैं बस ये चेक कर लेता हूं कि कितने ग्राम इससे वेपराइज हो जाएगा। इसको मैंने डिवाइड कर दिया आपके पास किससे, 540 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मेरे बच्चे मैं इसको 540 से डिवाइड करूंगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा आपके पास 8 ग्राम्स। जिसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 8 ग्राम वेपराइज हो जाएगा। 100 ग्राम में से 8 ग्राम्स कितना हो गया, वेपराइज हो गया। 8 ग्राम्स वेपराइज हो गया, तो बचा कितना सर, 92 ग्राम्स। और कितनी डिग्री में बचा, वो वेपराइज नहीं हुआ था सर, वो 100 डिग्री तक तो हीट कर दिया था ना हम लोगों ने, तो 100 डिग्री सेल्सियस में बच गया। तो 92 ग्राम्स बच रहा है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और ढूंढते हैं, 92 बच रहा है, नहीं सर 8 नहीं बच रहा, 100 भी नहीं बच रहा, 92 बच रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस में बच रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, कह रहे a progressive wave is described by yxt is equal to a sin
2 pi x over lambda minus omega t. The maximum particle velocity is a omega. ठीक है, इक्वेशन बता दी. एंड द वेव वेलोसिटी इज, उसकी भी इक्वेशन बता दी. कैन इफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 3 टाइम्स द वेव वेलोसिटी. सर इक्वेशंस में खेलना है. मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपके पास कितनी है? वो 3 टाइम्स है किसका? वेव वेलोसिटी का. तो आप बताइए कि वेवलेंथ कितनी होगी वेव की. आए निकालते हैं सर. तो जरा इनकी इक्वेशंस पुट कर देते हैं अपने पास. पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? ए ओमेगा है. ये हो जाएगी 3. वेव वेलोसिटी कितनी है सर? ओमेगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई. डन हो गया सर. ओमेगा ने ओमेगा को काटा. अब आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 2 पाई ए डिवाइडेड बाय 3. दिस इज योर आंसर. 2 पाई ए डिवाइडेड बाय 3. सर ये लिखा हुआ है ऑप्शन डी के अंदर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेवलेंथ किसके बराबर है? 2 पाई ए डिवाइडेड बाय 3 के. डन हो गया सर जी. आगे चलते हैं अपने पास. Question number 16. Can two radioactive substances A and B decay constants 5 lambda and lambda respectively? At t is equal to 0, both have the same number of nuclei. दोनों की nuclei same है. At what time will the ratio of nuclei Na to Nb will be 1 over E square? आइए निकालते हैं सर. आपके पास देखें, अगर मुझे Na के लिए फॉर्मूला बनाना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके बराबर हो जाएगा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच इज एन नॉट. ठीक है जी. मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस लैम्डा टी. डिके कांस्टेंट ए के लिए 5 लैम्डा. सिमिलरली बी के लिए भी बना लेते हैं. बी के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? एन नॉट और ई की पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि इसका लैम्डा सिर्फ, इसका डिके कांस्टेंट सिर्फ लैम्डा है. अब बोल रहे दोनों का रेशियो निकालो. निकाल लेते हैं. ये लो रेशियो कर लेते हैं दोनों को. एन नॉट को काट दिया. ठीक है. तो अब ये बोल रहे एन ए और एन बी का जो रेशियो वो कितना आना चाहिए? 1 ओवर ई स्क्वायर आना चाहिए. लगा देते हैं यहाँ पे इसकी जगह 1 ओवर ई स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस, ठीक है जी, माइनस 5 लैम्डा टी लिखा हुआ था. नीचे वाली पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास प्लस का लैम्डा टी. डन हो गया सर जी. अब यहाँ पे अगर हम दोनों साइड्स को अपने पास सिंपली इक्वेट करते हुए चले तो ये हो जाएगा सर आपके पास e की पावर -2 बराबर हो जाएगा e की पावर -4 लैम्डा टी. अब अगर बेसिस इक्वल है तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल होंगी. तो इसका मतलब सर 4 लैम्डा टी बराबर आ गया किसके? -2 के. माइनस ने माइनस को काटा. 2 1 2 हो गया और 2 2 4 हो गया. तो सर यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई सर 1/2 लैम्डा. है कोई ऑप्शन? 1/2 लैम्डा नहीं सर, 1/2 लैम्डा इज द ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी, 1/2 लैम्डा आपके पास. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. कह रहे हैं अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इनिशियली अलाइंड विद द फील्ड. द नीडल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. इफ द वर्क डन इन रोटेटिंग इट इज W, देन द टॉर्क ऑन द नीडल एट दिस पोजीशन इज. आओ अच्छा जी, वर्क कितना दिया है? W. वर्क का अपना फॉर्मूला होता है MB, जिसमें M कहते हैं मेरे बेटे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को और B कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को. और आगे आ जाता है हमारे पास cos ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2. अब इन्होंने बोला कि भाई आपने 0 डिग्री से 60 डिग्री तक इसको रोटेट कर दिया. ठीक है. यानी कि पहले आपके पास कैसे थी? इनिशियली अलाइंड थी. अलाइंड का मतलब पैरेलल थी. 0 डिग्री था. 0 डिग्री से रोटेट करके कहां तक ले गए भाई? हम इसको 60 डिग्री तक ले गए. तो चेक करते हैं भाई क्या इक्वेशन बन रही है हमारे पास. ये हो जाएगी MB. cos 0 होता है 1, cos 60 होता है 1/2. तो ये बन जाएगा सर W बराबर हो जाएगा MB डिवाइडेड बाय 2 के. जिससे अगर मैं MB का प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लूं तो ये बराबर हो जाएगा सर आपके पास 2 टाइम्स ऑफ वर्क डन के. डन हो गया. अब निकालने को क्या बोला सर सवाल में? टॉर्क. निकालते हैं. टॉर्क निकालते हैं. तो देखो बेटा टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपके पास मैग्नेटिक फॉर्म में MB sin थीटा. अगर ये MB sin थीटा है तो MB की जगह तो सर मैं 2W लिख सकता हूं ना. और आगे क्या जाएगा? sin 60. sin 60 मजे की बात हमारे पास बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 के. 2 ने 2 को काटा तो इस तरह से सर टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? √3 टाइम्स वर्क डन. तो ये बराबर आ गई √3 टाइम्स वर्क डन के. है कोई ऑप्शन सर ऐसा? बिल्कुल है भाई. आपके पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है सर ऐसा, √3 टाइम्स ऑफ वर्क डन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. 18 में कह रहा है बॉडी व्हेन फुली इमर्ज्ड इन लिक्विड हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2. ठीक है. बॉडी जब आपके पास किसी लिक्विड में इमर्ज्ड है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.2 है. देखो बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है जी. एक ऐसी लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.2 है. तो आपके पास 1.2 किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर के. ठीक हो गया सर. तो उस लिक्विड, जिस लिक्विड की बात की जा रही है उसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1.2 टाइम्स हो गई डेंसिटी ऑफ वाटर के. डन हो गया सर. कह रहे अब जब उसको हमने उस लिक्विड में इमर्ज किया तो उसका आपके पास कितना वेट आ रहा है? 44 ग्राम वेट आ रहा है. डन हो गया. ये है इसका अपेरेंट वेट. अच्छा सर ये अपेरेंट वेट किस बला का नाम होता है? देखो बेटा अपेरेंट वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है? किसी भी बॉडी का जो ट्रू वेट होता है जब हम उसको किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो बोयेंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है और उनका डिफरेंस जो है वो बताता है कि भाई कितना आपके पास अपेरेंट वेट बनेगा. सही है. अब आपसे कह रहे थे सेम बॉडी व्हेन फुली इमर्ज्ड इन वाटर वेट 50 ग्राम वेट. तो दो तरह से इमर्ज हो रही है बॉडी. पहले एक लिक्विड में हो रही है. जिस लिक्विड में हो रही है आपके पास उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई? उसका एक्चुअल वेट
माइनस क्या हो जाएगी, बुoyant फोर्स। सर बुoyant फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दीजिए जरा, वो होता है रो जीवी। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड फिर जीवी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने पीछे सर निकाल के आए कि आपके पास वो किसके बराबर थी, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास बराबर थी 1.2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर के। ठीक है, किसके बराबर थी, 1.2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर के। तो वाटर को तो नॉर्मली रो लिख देते हैं, आगे आ जाएगा जीवी। सही हो गया सर। तो ये आ गया वेट इन लिक्विड या फिर अपेरेंट वेट इन लिक्विड। यही हम लोग वाटर के लिए भी निकाल लेते हैं। तो आपके पास अपेरेंट वेट इन वाटर जो है ये कैसे निकाला जाएगा भाई, उसका जो ट्रू वेट है यानी कि उसका जो एक्चुअल वेट है, यहाँ पे मैंने उसको ट्रू लिखा है, यहाँ पे उसको एक्चुअल लिख रहा हूँ, एक ही बात है, माइनस बुoyant फोर्स। बुoyant फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो जीवी सिंपली। अब अगर हम देखें यहां से, तो आपके पास यहां से मेरे बेटे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो देखो होगा क्या, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वाटर के वेट से हमारे पास माइनस हो जाएगा लिक्विड का अपेरेंट वेट, और राइट से राइट साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी आपके पास। इसकी राइट साइड में अगर हम देखें तो क्या आपके पास माइनस का रो जीवी है, माइनस इसकी राइट साइड पे हमारे पास क्या है, माइनस का 1.2 रो जीवी है। सर बाकी आपने एक्चुअल वेट क्यों खा गए, अरे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई आपके पास। वैल्यूज पुट कर देते हैं, अपेरेंट वेट इन वाटर कितना है हमारे पास 50, अपेरेंट वेट इन लिक्विड जो है हमारे पास वो कितना है 44। ठीक है, अब यहां से हम लोग रोजीवी को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 1.2 माइनस 1। डन हो गया। रोजीवी सर आपके पास आपकी बुoyant फोर्स है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.2। सही है जी, बुoyant फोर्स किससे मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास, 0.2 से मल्टीप्लाई हो रही है। डन हो गया सर, यहां तक भी बात समझ में आती है आपके पास। अच्छा, और यहाँ पे क्या बच गया सर हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 6/0.2 बराबर हो जाएगी किसके, आपके पास बुoyant फोर्स के। सही सर, तो बुoyant फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6/0.2, पॉइंट काटा ऊपर 0 लग गया, ये आ गई सर हमारे पास 30। तो 30 के आगे आ जाएगा ग्राम वेट। डन हो गया सर, तो ये हो गया आपके पास सिर्फ बुoyant फोर्स की वैल्यू। अब सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा मास बताओ उस ऑब्जेक्ट का जो आपने इमर्स किया है। आए सर बताते हैं, तो सर यहाँ पे काम करते हैं, एक्चुअल वेट निकालते हैं जरा। एक्चुअल वेट किसके बराबर था आपके पास, वो बराबर हो जाता है हमारे पास अपेरेंट वेट इन वाटर प्लस बुoyant फोर्स के। अपेरेंट वेट इन वाटर कितना है 50, बुoyant फोर्स कितनी है 30, तो सर आपके पास एक्चुअल वेट कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा हमारे पास 80 ग्राम वेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 80। और जरा ऑप्शंस देखते हैं अपने पास कौन सा है। अब यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है ए 36, बी आ रहा है 48, सी आ रहा है 64 और डी आ रहा है 80। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी 80 ग्राम्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज वी। अच्छा जी, आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है पहले वो समझ लीजिए, वो बराबर होता है आपके पास, मॉलिक्यूल्स का पूछा सॉरी, तो मॉलिक्यूल्स का आपके पास होता है भैया ये होता है हमारे पास 3 kT डिवाइडेड बाय m। तो ये होता है हमारे पास मेरे बच्चे आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला। डन हो गया सर जी। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपके पास द टेम्परेचर एट विच द आरएमएस स्पीड विल बी 3 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी। आरएमएस स्पीड 3 गुना हो जाए, आरएमएस स्पीड 3 गुना कब होगी सर, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब टेम्परेचर भी 3 गुना होना चाहिए ना उसके लिए, बिल्कुल सही है। तो सर जब टेम्परेचर 3 गुना होना चाहिए आपके पास, तो टेम्परेचर 3 गुना होने के लिए, टेम्परेचर 3 गुना होने के लिए आपके पास जो पहले टेम्परेचर है, पहले कितना था 100 डिग्री सेल्सियस में था सर, उसको जरा केल्विन तो कर लें, वो था हमारे पास भाई 373 केल्विन। डन हो गया सर जी। अब इसका 3 गुना कर देते हैं, तो मुझे 373 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सिंपली 373 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है जी, 373 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपके पास बचा 3 से, तो आपके पास सर जब 373 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1119 केल्विन। अब आंसर सारे सेल्सियस में, तो वापसी 273 माइनस कर लेते हैं, जब वापसी 273 माइनस करेंगे इसमें से हम लोग, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 846 डिग्री सेल्सियस। अब 46 डिग्री सेल्सियस देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ए में 546, बी में 646, 746, सब गलत हो जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 846 डिग्री सेल्सियस। डन हो गया सर जी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं पिस्टन सिलेंडर बेस इंक्लोजर contains some amount of gas at a pressure of 400 kilopascals। ठीक है, प्रेशर कितना है हमारे पास 400 किलो, किलो के लिए 1000 लगाना पड़ जाएगा सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400,000 पास्कल्स। डन हो गया। आगे क्या कह रहे हैं आपके पास, देन हीट इज प्रोवाइडेड द पिस्टन मूव्स अप स्लोली थ्रू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। कितनी हाइट कवर कर ली उसने, 10 सेंटीमीटर की, मीटर में कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो सर, 0.1 मीटर हो जाएगा। इफ द पिस्टन हैज आर्क सेकेंड एरिया ऑफ 0.3 मीटर स्क्वायर, उस पिस्टन का एरिया बताया हुआ आपको कितना है भाई, 0.3 मीटर स्क्वायर। डन हो गया सर। द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेसेस, आए वर्क डन निकालते हैं। देखो बेटा ऐसे प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो मल्टीपल होता है, आपके पास ये प्रोडक्ट होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम का। प्रेशर कितना है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम देखें प्रेशर तो सर हमें दिया हुआ है 400,000 था, उसको मैं 10 की पावर 5 लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगी मेरे लिए। वॉल्यूम कैसे निकालें सर, वॉल्यूम खुद जो है ना
वॉल्यूम खुद बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के। तो यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है 0.3, उसको भी अगर मैं आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। 0.3 का मतलब 3 एक्सपोनेंट -1, और जो हाइट दी हुई है वो कितनी है 0.1, जो कि हो जाएगी 1 एक्सपोनेंट -1। डन हो गया सर। 4 3 12, 12 1 12, ये तो 1 होगा। अच्छा 10 की पावर 5 -1 -1 कितने बच जाएंगे सर आपके पास 10 की पावर 3, और आगे क्या लग जाएगा हमारे पास जूल्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें 10 की पावर 3 जो है, 10 की पावर 3 को हम लोग सर किलो भी तो लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 12 किलो जूल्स। ए क्या हो गया 6 किलो जूल्स, गलत लिखा हुआ है। बी हो जाएगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन 12 किलो जूल्स। ठीक है क्या भाई? तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी 12 किलो जूल्स। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपसे कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अलोंग अक्रॉस अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल। ठीक हो गया सर जी। आगे कह रहे हैं द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज बी। सही हो गया। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 2l, द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर वायर विल बी। आइए निकालते हैं। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी वायर के अंदर मेरे बच्चे, वो आपके पास बराबर होता है करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एरिया एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे करंट की जगह मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख सकता हूँ ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। आगे आ जाएगा एनएई एज इट इज। डन हो गया सर। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह उसका फॉर्मूला खोल दें तो वो होता है सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, और आगे क्या आ जाएंगे आपके पास एन ए ई। मजे की बात ये ए से ए कट जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास ई डिवाइडेड बाय रो एल एन ई। डन हो गया सर जी। ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अभी अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस लेंथ को 2l कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी छिड़ जाएगी। कितनी छिड़ जाएगी? और देखें ई डिवाइडेड बाय रो, लेंथ हो जाएगी 2l और आगे तो एन ई आ जाएगा। इस 1/2 को बाहर खींच लेते हैं, अंदर बच जाएगा ई डिवाइडेड बाय रो एल एन ई। मजे की बात सर, ये तो ऊपर वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर था, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा। तो छिड़ी हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हाफ हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, करेक्ट हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी v डिवाइडेड बाय 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है अ बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डन हो गया सर जी। आगे कह रहे हैं द मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 न्यूटन per ampere meter, sorry. The torque required to rotate the magnet from its equilibrium position through an angle of 30 डिग्री। सर हमने पीछे भी देखा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है mb sin थीटा। मैग्नेटिक डायपोल कितना दिया हुआ है सर सवाल में? 200 दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है सर? 0.30 दी हुई है, और sin 30, sin क्या लग जाएगा 30। आइए सॉल्व करते हैं। 200 into 0.3 हमारे पास सर हो जाएगा 60, और sin 30 सर होता है हमारे पास 0.5। 60 का आधा हो जाएगा सर हमारे पास 30 टॉर्क, और टॉर्क का यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 30 न्यूटन मीटर, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए 30 न्यूटन मीटर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपसे कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, कितनी स्पीड से फेंका है भाई? 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। इफ इट टेक्स 10 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? 0। ये नहीं चला, कितना टाइम लगा उसको भाई? 10 सेकंड्स लगे यहां तक पहुंचने में। अब ये पूछ रहे हैं आप ये बताइए कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल है अंडा, इनिशियल है सर 98 डिवाइड बाय टाइम कितना सर 10, तो हो जाएगा 98/10, जो कि हो जाएगा कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपके पास? ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 24। कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज 36 किलोमीटर पर आवर। सर इसको एक काम करते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 कर देते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता लग जाती है कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। कह रहे हैं एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम नाउ ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 10 सेकंड्स। कितनी देर तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रही? 10 सेकंड तक, एंड वेलोसिटी बिकम्स एग्जैक्टली डबल। फाइनल वेलोसिटी डबल हो गई, 10 का डबल 20 हो गई सर। अच्छा तो सर एक्सेलरेशन होगी कितनी? निकाल लो ना जल्दी से। vf माइनस vi अपॉन टी। vf है 20, vi है 10, टाइम है टेस्ट 10। 20 माइनस 10/10, 10/10 ये हो जाएगा आपके पास सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ क्या रहे हैं? कह रहे इफ द व्हील रेडियस ऑफ द कार इज 25 सेंटीमीटर। सही सर, रेडियस पता लग गया हम लोगों को कितना है? 25 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर्स में ले आएंगे, ये हो जाएगा 0.25 मीटर्स। कह रहे देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द क्लोजेस्ट टू द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट द व्हील मेक्स ड्यूरिंग दिस 10 सेकंड्स। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। आओ निकालते हैं भैया। सबसे पहले तो सर एक काम करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं थर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, या थर्ड से निकाल लेते हैं, जिससे भी निकालना चाहे सबसे निकल जाएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपके पास कि भाई आपके पास डिस्टेंस जो है ये बराबर होता है हमारे पास किसके? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। डन हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर? 10 थी। टाइम भी कितना था? 10 सेकंड प्लस हाफ
हाफ किसका सर? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन तो खुद कितनी है हमारे पास 1 है, एक्सेलरेशन कितनी है भैया हमारे पास सर 1 है, और टाइम कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो गया, तो ये जाएगा सर 100, और 100 का आधा होता है 50, तो 100 प्लस 50 यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 150 मीटर्स आ गया। डन हो गया सर जी। अब इन्होंने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने के लिए बोला है, तो एंगुलर मोशन के अंदर सर एस जो है वो बराबर होता है आर थीटा के, थीटा बराबर हो जाएगा एस ओवर आर के, एस कितना है 150, रेडियस कितना है 0.25, पॉइंट काटा, 2 अंडे लग गए, 25 एक 25, 25 6 150, तो ये आ गया सर 600, लेकिन 600 आएगा रेडियंस में, हमें रेवोल्यूशन में चाहिए, डिवाइड किससे करना पड़ जाएगा 2 पाई से, 2 पाई को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू 3 है, तो 2 3 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 1 और ये हो जाएगा 600 सा, लेकिन मुझे मालूम है कि पाई की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी है, तो आंसर 100 से थोड़ा सा छोटा आएगा। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, अप्रॉक्सीमेट आंसर देखते हैं, 100 से थोड़ा सा छोटा कौन सा है, 84 या 95 या 126 या 135, ये तो 100 से बड़े तो इसलिए काट दिए, 84 और 95, तो थोड़ा सा छोटा हमारे पास कौन सा हो जाता है, ऑप्शन बी 95। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, कैन टू ग्लास प्रिज्म्स P1 and P2 are connected to be combined together to produce are to be combined together to produce dispersion without deviation। डन हो गया सर। आगे आपसे कह रहे हैं the angle of the prisms P1 and P2 are selected as 40 degree and 30 degree respectively if the refractive index of the prism P1 is 1.54 तो P2 वाले प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। डन हो गया सर। सर ऐसे हमारे पास जब भी दो कनेक्टेड प्रिज्म्स रखे जाते हैं तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियोज का जो आपके पास फॉर्मूला बनता है वो बराबर होता है आपके पास mu2 minus 1 डिवाइडेड बाय mu1 minus 1 बराबर होता है सर आपके पास a1 over a2। अब ये क्या लिखा है सर आपने, ये mu जो है ना यहाँ पे mu, ये दोनों mu किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और a और a2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास मेरे बेटे आपके पास प्रिज्म के एंगल को, प्रिज्म के एंगल को। अब देखिए आपके पास mu2 की वैल्यू तो आपने निकालनी है, ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास सर 1.54 है, a2 की वैल्यू आपके पास ओ माय बैड सॉरी a1 पहले वाला एंगल कितना सर 40 और a2 कितना 30, ये हो जाएगा 40/30, और ये mu1 minus 1, mu1 कितना था 1.54 minus 1 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। डन हो गया सर। बस अब तो इसको सिंपली हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सर ये अंडे से अंडा काटा जाएगा आपके पास, यहाँ बच जाएगा आपके पास सिंपली अगर हम देखते हैं तो mu2 minus 1 इज इक्वल टू 4/3। सही है सर जी। 4/3 को अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो 4/3 सर आपके पास बराबर होता है 1.33 के, 1.54 minus 1 0.54 के, और माइनस का 1 यहाँ पे आ गया क्या हो गया प्लस हो गया। सर साइड पे बस मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, 1.33 मल्टीप्लाई बाय 0.54, 4 3 12 हो गया, 1 ऊपर 4 3 12 और 1 13, 4 1 4 हो गया, और प्लस 1 5 होंगे, कैरी भी तो गया था 1 जी सर, ठीक हो गया ये ले। अच्छा जी काटा हमारा, 5 3 15, 1 ऊपर 16, 5 3 15 और एक 16, फिर 1 ऊपर 5 1 5 और 6। डन हो गया सर, दो काटे हमारे, तो ये तो सर सिंपल है अंडा अंडा अंडा। आओ देख लो, तो ये हो जाएगा 2 आपके पास, ठीक हो गया बच्चे। उसके आगे देखते हैं अगर हम लोग, तो सर उसके आगे हमारे पास हो जाता है 3 और 5 8, 5 और 6 11, 6 और 1 7, और ये अंडा आ गया। कितने डिजिट्स हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 0.7182, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ भाई 0.72 लिख रहा हूँ, इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो। तो mu2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.72 प्लस 1, तो mu2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.72। है कोई ऑप्शन, आओ देख लेते हैं भाई 1.72। जी सर नजर आ रहा है साफ साफ, ए में नहीं नजर आ रहा, बी में नहीं आ रहा, सी में नहीं आ रहा, ये आ रहा है हम लोगों को ऑप्शन डी में नजर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1.72 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, कह रहे हैं अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स इन अ कंपार्टमेंट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ट्रेन। एक ट्रेन में बैठा हुआ है जो एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है एक्सेलरेट कर रही है, और यहां बैठ के उसने क्या करी बॉल उछाली। जब उसने बॉल उछाली तो बॉल आपके पास ट्रेन के फ्रेम से बाहर हो गई, ट्रेन के फ्रेम से बाहर हो गई, तो अब ट्रेन तो एक्सेलरेट कर रही है, वो तो आगे बढ़ी, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो बॉल कहां चली जाएगी थोड़ी सी पीछे। अगर ये ट्रेन एक्सेलरेट नहीं कर रही होती, अगर इसकी एक्सेलरेशन 0 होती तो बॉल डायरेक्टली उसके नीचे आ जाती, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता। अब इस वक्त आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना, तो इस वजह से बॉल कहां चली जाएगी, इस बंदे से पीछे जाके गिरेगी आपके पास, क्योंकि बंदा आगे निकल जाएगा, बंदा तो ट्रेन से कनेक्टेड है, बॉल नहीं जाएगी उसके साथ फ्रेम में आगे, तो वो पीछे रह जाएगी हमारे पास। तो इसके आगे जाके गिरेगी नहीं सर, उसी के हाथ में आएगी नहीं सर, उसके हाथ में तब आती जब इनर्शियल फ्रेम होता या फिर एक्सेलरेशन 0 होती, उसके पीछे जाएगी। बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके पीछे जाके गिरेगी आपके पास। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लाइन मोशन थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। अच्छा जी, द प्रेशर एट अ point in the tube is P where the velocity of flow is V at another point where the pressure is P upon 2 the velocity of flow is। अच्छा निकालते हैं बर्नौली इक्वेशन हॉरिजॉन्टल पाइप्स के लिए जो लगती है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। डन हो गया सर, P1 तो मैंने P1 ही ले लिया आपके पास,
बल्कि P1 क्यों ले रहे हैं, पी लेना सर, सवाल बोल रहा है पी लो, ठीक है पी ले लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। और इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने V1 जो है वो V ले लिया आपके पास, डन हो गया। P2 की जगह क्या आ जाएगा सर, P/2, सवाल कह रहा है फाइनल प्रेशर P/2 है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इस V2 की वैल्यू निकालनी है। आओ अब इसको अकेला करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा करते हैं अकेला। तो अकेला करने के लिए मैंने P/2 को दूसरी तरफ फेंक दिया, ये P/2 यहाँ जाके P से माइनस होगा, एक से आधा माइनस होगा, आधा बच जाएगा P/2, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V स्क्वायर, डन हो गया सर आपके पास। दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, रो अपॉन 2 को, यहां बच जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, डन हो गया सर। और यहाँ क्या चल रहा है, P/2, P से 2 से 2 कैंसिल, इक्वेशन क्या बच गई हमारे पास, हमें V2 की वैल्यू बनानी ना सर, आए बनाते हैं। तो V2 की वैल्यू क्या बन जाएगी सर आपके पास, P/रो, और यहाँ हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, V स्क्वायर वहां जाके प्लस हो जाएगा, V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/रो प्लस V स्क्वायर, डन हो गया सर। मुझे सिर्फ रूट स्क्वायर नहीं चाहिए, तो रूट लगा के कैंसिल करना पड़ जाएगा, सिर्फ V2 चाहिए। तो V2 का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, V स्क्वायर प्लस P/रो का रूट, ठीक है सर, ढूंढते हैं, अंडर रूट V स्क्वायर प्लस P/रो, तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 भी होती है, तो V स्क्वायर प्लस P/रो पावर 1/2 या माइनस, सर माइनस तो गलत है, इसमें तो पावर 1/2 है ही नहीं, इसलिए गलत हो जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, V प्लस P/रो होल पावर 1/2। Moving on, question number 28. Can a wire of initial length L and radius R is stretched by a length small l? ठीक है. Another wire of same material but the initial length 2L and radius 2R is stretched by length 2L. The ratio of the stored energy per unit volume in the first and second wire is energy stored per unit volume का फॉर्मूला आपके पास मेरे बेटे एक स्ट्रेच वायर के लिए, वो फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे याद करें तो वो फॉर्मूला आपके पास होता है मेरे बच्चे हाफ यंग मॉड्यूलस, ठीक है, हाफ, और आगे आता है यंग्स मॉड्यूलस y, और यंग मॉड्यूलस y के आगे हमारे पास आता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर, डन हो गया सर। अब पहली कंडीशन में रखते हैं, पहली कंडीशन में u की वैल्यू निकालते हैं, हाफ यंग मॉड्यूलस तो y है, चेंज इन लेंथ कितनी आ रही थी हमारे पास, l आ रही थी, स्मॉल l, और कैपिटल ओरिजिनल लेंथ कितनी थी भाई, कैपिटल एल थी, डन हो गया सर। उस पर क्या लगा दिया हम लोगों ने, स्क्वायर। सर ये तो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, बस ठीक है ना, जिस पे कर रही है वो देखते हैं अपने पास सिंपली। अब ये एनर्जी छिड़ जाएगी कब, जब सर आपके पास आप क्या करेंगे, यंग मॉडुलस तो वही रहने वाला है, चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, 2L लिख दिया, और ओरिजिनल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो भी 2L हो जाएगी, 2L लिख दिया, और उस पर क्या लग गया, स्क्वायर। तो मजे की बात 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो छिड़ी हुई लेंथ जो है वो कितनी, छिड़ी हुई एनर्जी कितनी आ गई, हाफ y L ओवर कैपिटल L का स्क्वायर। सर ये तो इसी के बराबर है, तो इसका मतलब छिड़ी हुई एनर्जी पिछली एनर्जी की बराबर है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, जब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो दो सेम चीजों का रेशो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1:1, u अपॉन u डैश, दो सेम चीजों का रेशो निकालेंगे सर, तो क्या हो जाएगा 1:1, तो a भी गलत हो जाएगा, b भी गलत हो जाएगा, आपके पास c भी गलत हो जाएगा, और करेक्ट रह जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहे हैं अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग along the positive x-axis through a straight wire of length 0.5 मीटर। तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, लेंथ 0.5 है एक्स एक्सिस में, तो 0.5 आई मीटर हो जाएगी सर आपके पास, क्योंकि आई इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई सर आपके पास, ये आ गई, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया आपके पास 2i प्लस 2j टेस्ला, डन हो गया सर। आई भी करंट भी दे दिया आप लोगों को 1 एम्पियर। पूछ क्या रहे हैं, बोले द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, निकालते हैं सर। फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, आए देखते हैं। तो फोर्स के जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, फोर्स यहाँ पे ऐसे केस में बराबर होती है आई इंटू एल क्रॉस बी के, डन हो गया सर। अब आई इंटू एल क्रॉस बी के लिए पहले एल क्रॉस बी निकाल लेते हैं साइड पे। एल क्रॉस बी निकालने के लिए भाई सर हम लोगों को मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, पहले आ जाएंगे आई जे के, दूसरी रो में कौन आ जाएगा आपके पास सर, दूसरी रो में हमारे पास आ जाएगा एल, पहला वेक्टर कौन है आपके पास 0.5 आई, जे 0 है, के 0 है, और फिर आ जाएगा बी दूसरा वेक्टर 2 2 और 0, डन हो गया सर। इसको सॉल्व करते हैं। अब मजे की बात, इस वाले उसमें आई और जे तो बने ही नहीं सकते क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएंगे, सिर्फ किसकी वैल्यू बच जाएगी हमारे पास, के की। जब के की बचेगी तो ये जाएगा 0.5200 और यहाँ आ जाएगा 2, डन हो गया सर जी। अब यहाँ पे जब हम इसको निकालते हैं तो 0.52 हो जाता है 1, 1 माइनस 0 और आगे आ जाएगा सर आपके पास के। तो इसका मतलब एल क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 के, और एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही बन जाएगा इस तरह से सर। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना निकला 1। मजे की बात, करंट भी कितना 1, 1 इंटू 1, तो फोर्स कितनी आ गई सर 1 न्यूटन आ गई। और यहाँ देखो ना एल क्रॉस बी पॉजिटिव जेड एक्सिस में आ रहा है क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है इसके साथ, तो 1 न्यूटन और पॉजिटिव जेड एक्सिस, 1 न्यूटन और
पॉजिटिव जेड एक्सेस। तो करेक्ट ऑप्शन सर ऑप्शन ए ही हो जाएगा 1 न्यूटन और अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सेस। ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। कह रहे हैं अ बॉम्बर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप अ बॉम्ब। एक बॉम्बर प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, वो एक बॉम्ब ड्रॉप करता है। जब वो बॉम्ब ड्रॉप करता है तो बॉम्ब तो प्लेन से बाहर निकल गया, बट ड्यू टू इनर्शिया वो थोड़ा सा तो आगे जाएगा नीचे गिरने से वजह से। तो इसका मतलब सर वो कुछ इस तरह की मोशन को फॉलो करेगा। इस तरह की मोशन को क्यों फॉलो करेगा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि सर जब वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा था तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल तो नहीं थी ना, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो थी नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यू टू इनर्शिया उसको आगे भी तो लेके जाएगी थोड़ा सा गिराने से पहले। तो इसका मतलब वो अपने टारगेट पे नहीं गिरने वाला। कह रहे व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द टारगेट, ये टारगेट से वर्टिकली अबव था लेकिन इट मिस द टारगेट, टारगेट मिस कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी सर। ए वर्टिकल कंपोनेंट था वेलोसिटी का, गलत, वो तो था ही नहीं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो तो सर नीचे गिराती है सर। सी एक्सेलरेशन की वजह से नहीं सर। डी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉम्बर की वजह से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी।